हेलो डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका जो 10 जनवरी को हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका हम लोग क्या करेंगे, आज एक डिटेल्स वाइज में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें आपको किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे हम एक एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा सेशन यही रहेगा। बाकी अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश में है, देन आपको मैं हिंदी में दिखाता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको विकास के बारे में दिया हुआ है, आप सभी विकास के बारे में पढ़े होंगे। देखिए विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, ये बात सही होता है, ठीक है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये तो गलत बोल दिया ना। क्यों? जो आपका विकास होता है क्या होता है, वो आनुवंशिकता के साथ साथ आपका पर्यावरण से भी होता है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका पर्यावरण से भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, सही बात है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, सही बात है। व्यक्तिगत कैसे होती है कि हर इंसान का जो विकास का दर होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना। वो कभी मोटा है तो ये पतला है, तो कहने का मतलब आप अपना बुद्धि का भी विकास बोल सकते हैं कि उसका आई की पावर ज़्यादा है, इसका आई की पावर कम है। तो कहने का मतलब कि अपना अपना क्या होता है, विकास होता है, व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि विकास की गति भी व्यक्तिगत होती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये गलत है। ओके, ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन। चलते हैं, आज हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील होता है, यानी कहने का मतलब कि भाषा अर्जन करने वहां से शुरू करता है, ऐसी कौन सी अवस्था है। तो जन्म पूर्व अवस्था में तो बच्चा बोलता नहीं है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या करता है, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए बोल सकते हैं क्या कि आपका जो 2 से कितना होता है, 2 से 6 वर्ष होता है ना प्रारंभिक बाल्यावस्था। हाँ, वो 2 से 6 होता है, वही प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। इसमें क्या करता है, बच्चा की भाषा का अर्जन करना शुरू करता है। किशोरावस्था में तो नहीं बोल सकते हैं, किशोरावस्था में तो परिपक्व हो जाता है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आपका क्वेश्चन कैसा पूछा था, काफ़ी इजी पूछा था। देखिए समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन कौन से होते हैं। आपको पता होगा कि जो परिवार और अभिभावक हैं, ये आपके क्या आते हैं, प्राथमिक कारक में आते हैं। तो देखिए लीजिए ऑप्शन में परिवार और अभिभावक जहाँ दिया है उस ऑप्शन को हम डिलीट कर देंगे, इस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे, आपका इसको भी डिलीट कर देंगे, लास्ट ऑप्शन भी परिवार है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपका सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। देखिए संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण से ये समझ में आता है कि कोई वस्तु अपनी संरचना बदलने पर भी मात्रा में समान रहती है। ऐसा अगर हमारे अंदर समझ आ जाए कि अगर हम उस वस्तु की संरचना बदल लेते हैं फिर भी उसमें क्या है, मात्रा समान है, तो उसको बोलते हैं, ऐसी समझ को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी अवस्था में आता है आपको, ये आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और कहीं कहीं आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोले तो क्या, मूर्त मतलब कॉन्क्रीट बोलते हैं ना, यानी जो सापेक्ष हो, उसके मतलब प्रत्यक्ष हो, ठीक है ना, सामने हो, ऐसी अवस्था को बोलते हैं क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वर्गीकरण के मौका देना, वर्गीकरण का मौका देना, ठीक है, इसमें नहीं बोला तो ये तो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता ही है, ठीक है। सेकंड है आपका ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। देखिए अमूर्तता जब भी शब्द आ जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों, यहाँ पर नहीं बोला है लेकिन इसके अनुसार हम लोग सही करेंगे, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर अमूर्तता की सोच नहीं आती है। अमूर्तता मतलब काल्पनिक रूप से सोचना, ठीक है ना, वो उसके अंदर अभी तक
विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लॉ बेगेस्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? क्या बोल सकते हैं लॉ बेगेस्की के अनुसार? लॉ बेगेस्की क्या दिए थे? आपके सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के दिए थे ना सिद्धांत। देखिए उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। देखिए अगर जीन पियाजे के अनुसार है तो हम बोल सकते हैं कि आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? लॉ बेगेस्की, तो ये गलत हो जाएगा। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। अगर वो अपने से खुद से बात कर रहा है तो संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, उस वो क्या होगा उसके अंदर जब भी बोलेगा आगे सोच समझ कर बोलेगा, प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनकी सामाजिक विकास तो और डेवलप होगा ना। तो बोल सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनको अपनी सोच से नियमित करने में मदद करता है। ठीक है ना, सोच में नियमित यानी सोच समझकर जब भी बात बोलेगा आप सोच समझ कर बोलेगा। बोलते हैं ना कि खुद से बात करो, आईने आईने के सामने खड़ा होकर अपना जो एजिटेशन है उसको दूर करो। तो ये बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? ठीक है, क्या बोला है? सामाजिक और सांस्कृतिक, जब भी दिखे सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल, तभी आपको क्या करना है? लो बैगेज की साहब को टिक कर देना और आगे बढ़ जाना है, बाकी ऑप्शन कोई देखना ही नहीं है। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से है आपके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या नहीं है? देखिए इन्होंने 3 स्तर दिया था और हर स्तर का 2-2 अवस्था दिया था। आपको पता होगा पहला क्या था? पारंपरिक, और दूसरा था आपका सॉरी पहला था आपका पूर्व पारंपरिक जो कि 0 से 6 वर्ष तक रहता है, और दूसरा था पारंपरिक जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है, और तीसरा था उत्तर पारंपरिक जो कि 11 वर्ष से ऊपर का होता है। ठीक है ना, इन्होंने 3 स्तर दिया था जिसके हर स्तर का 2-2 अवस्था था। ठीक है ना, तो उसमें बताना है कि आपका जो ये केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या नहीं है, केवल ये समाज ही करेगा। तो देखिए आज्ञापालन और दंड अविनाश क्या होता है? ये व्यक्तिगत भी होता है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़का और अच्छी लड़की होनी चाहिए ना, अच्छी लड़की अविनाश किसने? तो इसमें भी आपका व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है, दोनों आ जाएगा। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, इसमें भी क्या जाएगा? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों आ जाएगा, लेकिन बोला है केवल समाज, तो केवल समाज के लिए आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सॉरी ये जो थर्ड है यही राइट होगा। क्यों होगा? कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था बोला है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसलिए नहीं होगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बोलता है कि जो अपने से फैसला लेना शुरू कर दे, अपने मतलब जो उसको अच्छा लगे वही करेगा। ठीक है ना, अपने सोच के ऊपर, तो वो बोलते हैं आपका 4th नंबर होगा। आधिकारिक और सामाजिक क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि आपका जो आधिकारिक और सामाजिक रूप से हो, समाज द्वारा प्रदत्त हो, उसी को मानना है। ठीक है ना, वही तय करेगा क्या सही और क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट, 3rd हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गर्नर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? ठीक है, हावर्ड गर्नर क्या दिए थे? इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। ठीक है, उनका मानना था कि बुद्धि किसी एक क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि बुद्धि किसी एक क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है अपने अनुसार। जैसे कि कहने का मतलब कि किसी का इंटरेस्ट इसमें है, खेल में, तो किसी को पढ़ाई में, तो ये बोल सकते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत क्या था? अलग अलग होता है हर इंसान में। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने 8 प्रकार का बुद्धि का क्या दिया था? 8 प्रकार का बुद्धि दिया था। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन में देख रहे हो कि तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है, कौन सा हो सकता है आपका? मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने और समझ व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, स्थानों के पैटर्न को पहचाने और उनमें फेर बदलने की क्षमता, तार्किक गणितीय बोला है। तार्किक गणितीय का मतलब हो गया क्या? उसमें कुछ नया करने की सोच
विकसित करना का हो सकता है, ठीक है ना। जो आपका लास्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, ये देखिए, समस्या एवं तर्कपूर्ण तरीकों से विश्लेषण करने और मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता जब आ जाएगा तो तार्किक गणितीय करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जब जब ऑप्शन आप पढ़ेगा ना, तो जो सबसे मजबूत आपको दिखाई दे ना, लगेगा कि सब सही है, तो लेकिन फिर भी क्या करना है आपको, जब एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आपको सोचना है कि जो ज़्यादा स्ट्रांग है ना उसको आप चूज करो, 100% सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। पहला, अंतरक्रिया एवं संवाद द्वारा। देखिए, अंतरक्रिया का मतलब हो गया क्या, कि खुद से सोचना और बात करना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रगतिशील क्रिया में प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट क्या होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बोल सकते हैं कि ये जो है ना प्रगतिशील कक्षा का यही तो होता है ना, कि अंतःक्रिया करना और संवाद करना, ठीक है ना। प्रगतिशील शिक्षा को अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था, जॉन डेवी साहब ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था क्या कि जो आपका अधिगम है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। कैसा होता है, व्यवहारिक गुण के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये व्यवहारिक गुण के अंतर्गत ही आता है, अंतःक्रिया एवं संवाद, ठीक है, संवाद। तो बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, शिक्षक से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रशासन के रूप में होता है, एक तरफा नहीं करना है ना। निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय अभिग्रहण होना चाहिए, ठीक है। केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, इसमें दोनों का भूमिका रहता है, छात्र और शिक्षक दोनों का भूमिका रहना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, कथन बोल रहा है क्या, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ये तो गलत बात बोल रहा है ना। कभी भी आपको एक अगर स्कूल है तो उसके अंदर सबको क्या लेकर चलना है, समान लेना है, यानी समावेशी शिक्षा देना है, ठीक है ना, जिसमें सबको समान रूप से लेकर चलना है। लड़कियों में गणित की समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है, ऐसा बात थोड़ी ना है कि केवल लड़का ही मैथ बनाना जानता है, लड़की भी जानती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दोनों कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो आपको पता होगा कि जो भाषा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुभाषावाद पर जोर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इवैल्यूएशन। अधिगमकर्ता में असफलता का डर पैदा करना। जब भाई मूल्यांकन का उद्देश्य यही रहेगा तो फिर तो मूल्यांकन कोई सही से कर नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, डर नहीं पैदा करना है ना। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। अगर कोई बच्चा कम नंबर ला रहा है तो उसका बेइज्जती करोगे तो भाई जाहिर सी बात है उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता जाएगा। तो ये नहीं करना है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है और ये भी आपका फर्स्ट भी निगेटिव है और सेकंड भी निगेटिव है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना चाहिए। तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि देखो उसका 100 नंबर आया है और तुम्हारा 30 नंबर आया, तो इससे क्या होगा, इसमें अंदर डिमोटिवेट पैदा होगा, तो इसीलिए तुलना भी नहीं करना है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीका खोजना। हाँ, जो बच्चा अगर कम नंबर ला रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे कि भाई बच्चा कम नंबर ला रहा है तो उसको अधिगम को हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। ये आप तरीका आप अपना सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए क्या होना चाहिए कि अधिगमकर्ता को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए तरीका खोजना चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये है आपका बेस्ट क्वेश्चन, अगर माने तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है दोबारा सा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। देखिए, आपका समालोचनात्मक सोच क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि नई सोचों को और अपरिचित स्थितियों का क्या करना, विचारों को तर्क और विवेकपूर्ण बुद्धि के क्षमता द्वारा लागू करना होता है। क्या होता है कि ऐसी स्थिति को, मतलब जैसे आपके सामने अपरिचित और नई अगर कुछ आ जाए,
स्थिति आ जाए तो उसके बारे में सोचने के लिए जो उस टाइम आपका इंटेंस ज्ञान आता है ना, नॉलेज आता है ना, उसको बोलते हैं समालोचनात्मक सोच। तो इस तरीके के सोच को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके का बढ़ावा देने के लिए अगर हम ऐसा करेंगे कि सौर पानी का आरेख बनाओ, तो जैसे दिया वैसे कर लेगा, तो अनुकरण कर लेगा, तो इसमें तो आपका सोच का बढ़ावा नहीं दे रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 328 को 984 से गुना करो, तो इसमें कौन सा हम नई बात सीख सकते हैं? तो जिसमें नई चीज सीख सकते हैं वैसा आपको सोच को बढ़ाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मान के चलो 2000 में पारित किया गया, तो इससे हमें क्या नया सीख मिला? कुछ अपना जो दिमाग लगा है वैसा काम कराना है। तो देखिए आपका फोर्थ नंबर है क्या, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। अगर उसके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा कि शहरीकरण में लोग कैसे रहते हैं, वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक स्तर के बारे में जानेगा, तभी तो वो विश्लेषण कर पाएगा। यानी कहने का मतलब कि खुद से वो ज्ञान अर्जित करेगा ना, यानी खुद से सोचेगा, चिंतन करेगा। तो इस तरह के बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए। भाई हम साहब कैसे उपेक्षा कर सकते हैं कि हम अपने अनुसार कैसे सोच सकते हैं कि वो 100% हमको अगर ये सवाल पूछते हैं तो बताएगा ही बताएगा। तो आप वो उपेक्षा नहीं रख सकते हैं। वो उसका ज्ञान किस स्तर का है ये हम नहीं बता सकते हैं, यानी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। ये राइट हो जाएगा कि उन्होंने पहले क्या अनुभव लिया है उसके अनुसार से। यहाँ पर बोला है ना व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी अगर मान लो कि वो जैसे एक बच्चा है, एक इंटेलिजेंट है और एक क्या है, मंदबुद्धि है, तो हम उसके अनुसार क्या करेंगे, उसका जो मंदबुद्धि का पूर्व ज्ञान है और उसका ज्ञान है, क्या करेंगे, उसी ज्ञान के अनुसार उनकी शामिल कर लेंगे अनुभवों को। ठीक है ना, पूर्व अनुभवों के साथ उसका क्या करना है, संचय कर लेना है। ठीक है, उसका ज्ञान कैसा है उसी स्तर पर हम आगे पढ़ाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मैं आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए, वहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है क्या कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा क्या होता है? समावेशी कक्षा जहाँ पर सबको समान रूप से शिक्षा मिले। ठीक है ना, सबको एक साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि वो कमजोर है तो उसको छोड़कर जो इंटेलिजेंट है उसके पास चले जाए, नहीं, सबको एक समान पढ़ाना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, वो होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता होता है, नहीं, एक्टिव होता है ना। ये निष्क्रिय मतलब पैसिव, तो पैसिव नहीं होता है आपका, एक्टिव क्या होता है, अधिगम करता होता है ना। ये विद्यार्थी विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ये सही हो जाएगा, समान रूप से सभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, क्योंकि समावेशी कक्षा ही होता है जो समान रूप से क्या करे, सबको एक रूप में रखकर ज्ञान यानी अधिगम को देना। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। नहीं, भेदभाव नहीं करना है, सबको समान अवसर देना है ना, ये होता है ना समावेशी शिक्षा। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षक भी कुछ हेल्प कर सकता है उसमें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी?
देखिए आपको अगर शिक्षा के अधिकार अधिनियम अगर 2009 पढ़े होंगे तो उसमें खंड 12 है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि निजी विद्यालय में आरक्षण के रूप में 25% आरक्षण मिलना चाहिए। किसको? गरीब बच्चों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, निजी विद्यालय में आरक्षण देना है। ठीक है, ये बोला गया था 2009 के खंड 12 द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ क्या करना है आपको? सिंपल सा है, लाइक का बटन प्रेस करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।